हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से बीपीएससी टीआरई 4.0 के जीके जीएस प्रश्न लेके आ गए हैं और डेली की तरह जानेंगे सॉल्यूशन, वो भी बिल्कुल विस्तार में। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। कुछ खास, दामिन एक कोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो ये संबंध हमसे पूछा गया और किसका? तो दाम इन ए कोह का संबंध। तो इसका जो संबंध था संथाल परगना से, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। तो जब बात आई है संथाल परगना से, तो इससे प्रश्न ये भी पूछता है कि इस क्षेत्र के बारे में विस्तृत विवरण किसने दिया था। तो बात जब आएगी कि इस क्षेत्र का विस्तृत विवरण किसने दिया था, तो ये दिया था बुकानेन ने। तो ये नाम भी ध्यान रखिएगा, बुकानेन ने दिया था। वहीं आपको पता होगा कि प्रश्न क्या पूछा जाता है कि संताल विद्रोह कब हुआ था। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, खासकर का बीपीएससी का एग्ज़ाम का। तो इसको ध्यान रखेंगे, यह टीआरई 4 में भी मिल सकता है। तो संताल विद्रोह 1855 से 56 के बीच का विद्रोह है। और बात करेंगे इसका नेतृत्वकर्ता भी पूछा जाता है कि नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो नेतृत्वकर्ता का नाम क्या हो जाएगा? सिंधु एवं कान्हू इसके क्या थे? नेतृत्वकर्ता थे। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। बढ़ जाएंगे आज के दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि आ गया है क्या? भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये पूछ लिया गया है। तो 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी, ये किस संशोधन के तहत, ये हमसे पूछा गया है। तो ये 9वीं अनुसूची संविधान के प्रथम संशोधन के द्वारा, तो पहला संशोधन यानी ऑप्शन नंबर ए। और कैमी अनुसूची, ये ध्यान रखना है। तो 9वीं अनुसूची, और 9वीं अनुसूची के विरुद्ध वाद नहीं लाया जा सकता है। तो इसके विरुद्ध हो सके कभी सेंटेंस के रूप में पूछ दे कि क्या कथन सही है, इसके लिए ये बताया जा रहा है कि इसके विरुद्ध वाद नहीं लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है। एक पॉइंट इसमें ऐड करेंगे। वहीं बात करेंगे कि ये अनुसूची जो जोड़ी गई थी, पहला संशोधन, ये इसका अगर वर्ष पूछ दे आपसे तो वर्ष भी ध्यान रखेंगे। 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। किस वर्ष के द्वारा? तो 1951 के द्वारा। वही बात करें तो इसके अंतर्गत क्या है? राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख है। तो ये भी पूछ सकता है कि किस चीज़ का उल्लेख है। तो संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख है, अधिग्रहण का उल्लेख है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड, वो आपको बताया जाएगा, लिखाया जाएगा। वही बात आई है अनुसूची की। तो आपसे अगर पूछ दे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, और पूछा भी जाता है तो 8 अनुसूची। कितना? 8 अनुसूची। लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो ये है 12 अनुसूची। तो ये सब पॉइंट आप भी नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आ जाएंगे आज के तीसरे प्रश्न की ओर, और ये जीके जीएस का टॉप प्रश्नों का कलेक्शन लाया जाता है और डेली ये आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है विथ डिटेल्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे ताकि आपको सूचना मिल जाए। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? यहाँ हमसे डाटा पूछा गया है, किसका? तो 1 मेगाबाइट का।
तो ये बराबर जो होता है 1024 किलोबाइट का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ भी ध्यान देना है कि 224 है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन ये डाटा भी देखना है कि टेराबाइट होगा, किलोबाइट होगा या मेगाबाइट होगा। ये नहीं कि सिर्फ 224 देखें और ऑप्शन टिक करके निकल दिए। वहीं कुछ और पॉइंट इसमें जान लेते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि 1 बाइट बराबर कितना बिट होता है जो पूछा जाता है, तो 8 बिट, ये ध्यान रखेंगे। 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है, तो 1024 मेगाबाइट, 1024 बाइट इस तरह से लिख देते हैं कि 1 किलोबाइट अगर आपसे पूछे तब कितना हो जाएगा, 1024 बाइट। हर छोटा छोटा बिंदु ध्यान रखना है। एक पूछा जाता है 1 निबल बराबर कितना बिट होता है, तो 1 निबल बराबर होता है 4 बिट। वही बात करें अगर आपसे पूछ दे कि 1 गीगाबाइट बराबर कितना मेगाबाइट होता है, तो 1024 मेगाबाइट। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में है तो MB लिख सकते हैं और इसको GB भी लिख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये सब आप क्या करेंगे, ध्यान रख लेंगे। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे, जो कि होगा चौथा नंबर प्रश्न। क्या हमसे चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी। तो जो लोग भी रामायण पूरा पढ़े होंगे डिटेल से और इसको देखे होंगे, रामायण को आप लोग टीवी पे भी देखे होंगे, क्या कहता है फिल्म में भी देखे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग पता ही होगा। और ये किसको नहीं पता रहेगा। तो रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी, तो भरत की पत्नी थी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। बात करेंगे और कुछ संबंधित प्रश्न। तो अगर आपसे पूछे कि तमिल रामायण की रचना किसने की थी, किसकी, तो तमिल रामायण की रचना अगर पूछ दे कि किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा किसने किया था, कंबन ने। ये एक पॉइंट हो गया। हालांकि आपको ये पता होगा कि रामायण की रचना किसने की थी, तो वाल्मीकि ने। किसने, तो वाल्मीकि ने। लेकिन तमिल रामायण की रचना किसने की थी, तो ये हो जाएगा कंबन ने। और वही कृतिवास, कौन वास, तो कृतिवास ने क्या किया था, इसने बांग्ला भाषा में रामायण लिखा था। किस भाषा में, तो बांग्ला भाषा में। तो किसी भी भाषा का पूछ सकता है, इसलिए आपको एक ही जगह लिखा दिया जा रहा है। अगर पूछे कि कश्मीरी भाषा में किसने लिखा था, रचना किया था, तो दिवाकर प्रकाश भट्ट द्वारा। ठीक, तो देखिए वाल्मीकि वाला हर किसी को पता होता है, याद होता है, लेकिन ये और एक्स्ट्रा जो बताया गया वो मेनली आपको ध्यान भी होना चाहिए। वहीं बात करें कि एक पॉइंट इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं कि रामायण को और क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो रामायण को जाना जाता है रामावतार चरित्र, चूँकि राम भगवान का वर्णन आता है तो इसमें रामावतार चरित्र या फिर प्रकाश रामायण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो प्रकाश रामायण के नाम से जाना जाता है। बढ़ जाएंगे अब अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है। तो पहले तो देख लेते हैं कि कौन सा सुमेलित है, यानी कि सही दिया हुआ। अगर पशु मेला की बात करें तो सोनपुर, ये तो सही है, ये सबको पता भी होगा। वहीं बात करें सौराठ मेला, और ये सब इम्पोर्टेंट ऐसे मेले हैं जो पूछा जाता है बिहार से संबंधित प्रश्न में, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। सौराठ मेला की बात करें तो मधुबनी से ही संबंधित है, इसलिए ये भी सही दिया हुआ है। वहीं बात करें विवाह पंचमी मेला जो कि सीतामढ़ी, तो ये भी सही दिया हुआ। और ये सब आपको हम टॉपिक वाइज में बता चुके हैं बढ़िया से, बिहार स्पेशल सेशन। वहीं बात करें बुद्ध पूर्णिमा मेला, जो कि क्या दिया हुआ है,
राजगीर दिया हुआ है, तो ये क्या है, गलत है। राजगीर सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका क्या, राइट आंसर। तो अगर ये बुद्ध पूर्णिमा मेला की बात करें तो ये बुद्ध पूर्णिमा मेला जो है क्या कहता है, कहाँ लगेगा, तो बोध गया में। कहाँ, तो बोध गया में। चूँकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में। और बुद्ध पूर्णिमा मेला भी यहीं लगता है। वहीं बात करें अगर सोनपुर की, तो ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। क्या है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ये भी पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन, तो सोनपुर। सोनपुर में एक मंदिर ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है, तो क्या, कौन सा मंदिर, हरिहर नाथ मंदिर, हरिहर नाथ मंदिर। ठीक, वही बात करेंगे ऑप्शन बी में क्या था, सौराठ मेला। तो पूछता है कि सौराठ मेला का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो इसका जो शुरुआत किया गया था राजा हरि सिंह देव द्वारा। किसके द्वारा, तो राजा हरि सिंह द्वारा। ये ध्यान रख सकते हैं इसमें, बाकी तो आपको बता ही दिया गया। आ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जाति और क्या कहता है प्राणी जाति के ह्रास का प्रमुख कारण है, ये हमसे पूछा गया है। तो इनमें से जो हो जाएगा प्रमुख कारण, तो देख लेते हैं पहले ऑप्शन क्या क्या है। पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, ये है कारण। वहीं बात करें बृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं, ये भी सही दिया हुआ है। तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, यानी कि ये तीनों रीजन है किसका, प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जाति के ह्रास होने का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वही बात करें, चूँकि ये वन संबंधित प्रश्न आ गया है, जैव विविधता को बनाए रखने के लिए क्या है, पारिस्थितिकी संतुलन बहुत जरूरी है। तो वन से अगर बात करें, वनस्पति आया है तो वन आएगा ही। तो पूछा जाता है कि वन महोत्सव की शुरुआत कब से हुई, वन महोत्सव की शुरुआत कब से हुई थी, तो ये शुरुआत हुई थी 1950 से। वहीं आगे अगर किसके द्वारा शुरुआत किया गया था, तो के.एम. मुंशी द्वारा। किसके द्वारा, तो के.एम. मुंशी द्वारा। तो ये पॉइंट इसमें आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। वहीं बात करें कि भारत में जो भी जैव विविधता है उसकी संरक्षण की आवश्यकता है। और रही बात यहाँ कोई पॉइंट नोट डाउन करने की जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, तो आपको पता है कि यहाँ पादपों की 45,000 से अधिक प्रजातियों, डाटा कभी कभी पूछ दिया जाता है, प्रजातियों एवं जंतुओं की 91,000 प्रजातियां शामिल पाई जाती है। ये भारत की डाटा की बात हो रही है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे, देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। पूछ दिया गया है महिला सेक्स हार्मोन निम्न में से कौन सा है, तो इनमें से जो हो जाएगा कौन सा, देखिए एस्ट्रोजेन है, एंड्रोजेन या फिर इंसुलिन या फिर ऑक्सीटोसिन। तो इनमें से जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, एस्ट्रोजेन। तो ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजेन की अगर बात कर ले तो ये महिला सेक्स हार्मोन तो है ही, साथ ही इससे संबंधित अगर बात करें तो ये क्या करता है, यह कोशिका विभाजन द्वारा, किसके द्वारा, कोशिका विभाजन द्वारा अंगों के विकास में सहायता करता है। कौन, एस्ट्रोजन अंगों के विकास में सहायता करता है।
तो ये आप एक पॉइंट इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। वहीं बात करें कि अगर आपसे पूछ दे नर लैंगिक यानी कि पुरुषों का नर लैंगिक हार्मोन, तब कौन सा आ जाता है? टेस्टोस्टेरोन। नाम याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन। ये हो जाएगा पुरुष लैंगिक हार्मोन। और ये पुरुष में क्या करता है? जैसे दाढ़ी मूंछ आना, ये सब लक्षणों का विकास करता है। तो ये आप एक ध्यान रख सकते हैं। वहीं बात करें अगर ऑक्सीटोसिन की, तो ये क्या करता है? हार्मोन गर्भाशय, हार्मोन गर्भाशय संकुचन करता है, संकुचन करता है। और एक पॉइंट इसमें ऐड क्या कर सकते हैं? ये और क्या करता है? तो यह स्तन ग्रंथियों, स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्रावन को, ये सब आपको सेंटेंस के रूप में प्रश्न पूछ दिया जाएगा, तो आपको पता रहेगा तब ना उसको समझ पाइएगा। दुग्ध स्रावन को भी क्या करता है? प्रेरित करता है। कौन? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। चलिए बढ़ जाएंगे आज के अगले प्रश्न की ओर, जो कि देखेंगे क्या है। और इसमें सारे विषय के प्रश्न शामिल किए गए हैं। 8 नंबर की बात कर ले तो एक व्यक्ति जो फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, इन निम्न में से किस रोग से पीड़ित है? ये पूछा गया है। मतलब कहने का ये है कि जो ये फेनिलकीटोन्यूरिया रोग है, ये नॉर्मली इसका नाम ही पूछ रहा है कि क्या ऐसा है जिसके कारण ये रोग होता है। तो ये किसके कारण हो जाता है? चूँकि ये मानसिक जड़ता से पीड़ित रोग है, यानी कि ये इसका कारण पूछ रहा है कि किससे संबंधित है। और ये जो है एक आनुवांशिक मानसिक बीमार है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि आनुवांशिक मानसिक विकार है। नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि नॉर्मल बीमारी सबको याद रहता है। ये रोग कौन सा है? फेनिलकीटोन्यूरिया रोग। इसमें होता क्या है कि शरीर में फिनाइल पूछ देगा कि इसमें क्या बनेगा। तो इस रोग में एक पॉइंट ये ऐड कर सकते हैं कि इस रोग में शरीर में क्या बनने लगता है, उसका नाम ध्यान रखिएगा। फिनाइल एलिनीन, एनिलीन बनने लगता है, जिसको भी ये रोग होता है। ठीक, ये एक पॉइंट इसमें जान गए। और इस रोग में जीन में कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि इसको तोड़ने वाला एंजाइम नहीं बना पाता है। तो ये हो गया। इसका अगर लक्षण की बात कर ले, इस रोग का लक्षण का, जिसको ये दिया गया है कि ये बनने लगता है, तो जैसे कि त्वचा पर चकते होना, और क्या कहता है? गोरी त्वचा एवं नीली आँखें, ये सब इसकी लक्षण में है। अब बोलिएगा गोरी त्वचा तो और नीली आँखें अच्छी बात है, लेकिन इसका क्या है? ये लक्षण होता है। मतलब इस रोग का जब स्टार्ट होगा तो वहीं बात करें कि शरीर, सांस, त्वचा या फिर मूत्र से अत्यधिक दुर्गंध, तो अत्यधिक दुर्गंध आना भी क्या है? इसका लक्षण की श्रेणी में आता है। ठीक, अगर पूछे कि इसको कम कैसे किया जा सकता है, तो कम करने का एक उपाय क्या है? लूफेनैक पाउडर होता है युक्त, जो कि दूध पाउडर होता है, इसका प्रयोग से इस रोग को कम किया जा सकता है। तो इसको नाम भी आप क्या कर सकते, ध्यान रख सकते, प्रयोग से कम किया जा सकता है। तो आशा करते हैं ये पॉइंट सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाएंगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हमसे ये पूछा गया है। तो पहले देखते हैं कि सुमेलित है कौन सा। तो बात आई है राष्ट्रीय राजमार्ग की, और उसका देखना है कि कहाँ से कहाँ तक। तो अगर बात करें
तो इससे संबंधित तो पहली पॉइंट इसमें हम लोग क्या जानकारी जान सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग, चूँकि उसी से संबंधित प्रश्न है, तो पहला प्रश्न ये बन सकता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो वर्तमान में सबसे लंबा NH है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 44, जो कि क्या है, वर्तमान में सबसे लंबी क्या है, NH है, यानी कि नेशनल हाईवे। ये तो पता भी होगा आप लोगों को। वहीं बात करें कि NH 44 की जब बात आई है तो ये किससे किसको जोड़ता है, तो श्रीनगर से किसको जोड़ता है, कन्याकुमारी को जोड़ता है, कन्याकुमारी को। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। वहीं बात करें और क्या जान सकते हैं इसमें, तो एक पॉइंट ये ऐड कर सकते हैं कि जो राष्ट्रीय राजमार्गों का जो चौराहा होता है, चौराहा वो किसको कहा जाता है, तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है कानपुर को। तो ये पॉइंट इसमें जान गए। और रही बात अब यहाँ मिलान करने की, तो इनमें से जो सही नहीं है वो हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 इलाहाबाद से कन्याकुमारी। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या है। 10 नंबर पे आ गए। और आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर वीडियो का सॉल्यूशन आपको अच्छा लगता है, इन प्रश्नों का कलेक्शन अच्छा लगता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक शेयर दबा के करेंगे। अपने दोस्तों में वीडियो को जितना हो सके शेयर करेंगे। 10 नंबर की बात करें तो एक तरफ आपका लौह अयस्क का खान आ गया है और एक तरफ इससे संबंधित राज्य, और ऐसे प्रश्न इम्पोर्टेंट ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर चलिए मिलाते हैं। बात आई है मिलान करने की, तो चंद्रपुर दिया हुआ है जो कि किस राज्य से संबंधित हो जाएगा, महाराष्ट्र से, यानी का ए का हो जाएगा 2। वहीं बात करेंगे अगर चित्रदुर्ग की, जो कि कर्नाटक से संबंधित हो जाएगा। ये सब लौह अयस्क की खान है और ये बी का हो जाएगा 4। सी है जो बैलाडीला, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो बैलाडीला संबंधित हो जाएगा छत्तीसगढ़ से। तो इसका तो सीधा दिया हुआ है, यानी कि सी का हो जाएगा 3। डी की बात करेंगे मयूरभंज, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो मयूरभंज जो संबंधित हो जाएगा वो उड़ीसा से, यानी का डी का हो जाएगा 1 नंबर। ये हो गया। वहीं बात करें कि लोहा और इस्पात के उत्पादन में किसके, तो लोहा इस्पात के उत्पादन में अगर आपसे पूछे कि प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, प्रथम स्थान पर कौन सा देश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चाइना। तो ये आप चीन हो गया। तो ये आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। वहीं अगर एक पॉइंट यहाँ पर और क्या बनता है कि भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कौन सा कंपनी है, नाम पूछ सकता है। तो ध्यान रखेंगे ये कौन सा हो जाएगा, बोकारो स्टील कंपनी। आ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि आ गया है देखिए कथन कारक वाला, और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं ये सब। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन कीजिए। और ये जो सारे स्टेटमेंट है बिहार संबंधित आ गए हैं। पहला स्टेटमेंट है कीर्तनिया बिहार में प्रचलित एक भक्तिपूर्ण लोक नाट्य है। ये हमसे पूछा गया है कि सही है या फिर गलत है। तो ये कीर्तनिया जो है ये सही दिया हुआ है स्टेटमेंट। वहीं बात करें दूसरा जो है नचारी राग में भगवान विष्णु की प्रस्तुति की गई है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया हुआ है।
तो क्यों गलत है? चूँकि नचारी राग में भगवान विष्णु की नहीं बल्कि भगवान शिव की प्रस्तुति दी गई है। किनकी? भगवान शिव की। वहीं तीसरा स्टेटमेंट की अगर बात करें तो लग्नी राग की रचना महाकवि विद्यापति ने की थी, तो ये बात भी सही है। तो देखिए यहाँ पर 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। तो ये आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। वहीं महाकवि विद्यापति की बात करें तो ये मैथिली भाषा के हैं, महाकवि विद्यापति। तो मैथिली भाषा के महाकवि विद्यापति हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और मिथिला के महान कवि विद्यापति ने नचारी राग सृजन किया है। तो नचारी राग का भी सृजन किसने किया है? तो मैथिली, ये हो जाएगा महाकवि विद्यापति ने। ये हो गया। एक राग की बात जब यहाँ पर आई है तो एक पॉइंट इसमें ये ऐड कर सकते हैं कि प्रत्येक राग को गाने का एक विशिष्ट समय होता है। क्या होता है? गाने का एक विशिष्ट समय होता है। ये एक पॉइंट इसमें जानेंगे। अब अगर वो विशिष्ट समय की बात कर ले तो दोपहर का, इस तरह से शॉर्ट में लिख देते हैं कि दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक पूर्व भाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व भाग कहा जाता है। और इसको कहा जाता है पूर्व राग। तो पूर्व भाग, पूर्व राग। वही रात 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अगर कहे तो इसको कहा जाता है उत्तर भाग। तो उत्तर राग, उत्तर भाग, उत्तर राग, पूर्व भाग, पूर्व राग। और आपको बिहार स्पेशल सेशन में टॉपिक वाइज में हम आपको डिटेल में लोक नाट्य, लोकगीत, लोक नृत्य पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग टॉपिक वाइज जाके भी पढ़ सकते हैं। आएंगे आज के 12वें नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है? तो इनमें से जो प्राप्त किया जाता है किसको? तो समुद्री जल से प्राप्त किए जाने वाले खनिज में आते हैं नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमीन, और कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर तो देखिए सारे ऑप्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया है? अकॉर्डिंग टू उपरोक्त में से एक से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो ये हम आपको कर देते हैं और यही हो जाएगा आंसर कि उसमें से नमक, मैग्नीशियम और कौन? ब्रोमीन प्राप्त किए जाने वाले खनिज है। किससे? तो समुद्र से। वहीं बात करेंगे कि अगर आपसे पूछ दे कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रासायनिक नाम की जब बात आएगी तो वो होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र क्या होता है? तो NaCl। तो ये हो गया सोडियम और ये हो गया क्लोराइड। वहीं बात करें कि ब्रोमीन से संबंधित बात करें तो ये क्या है? एकमात्र अधातु है। ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है कि एकमात्र अधातु जो किस अवस्था में पाया जाता है? तो द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये एक पॉइंट इसमें ऐड कर लेंगे। वही बात करें समुद्री जल की बात आई है तो एक पॉइंट यहाँ पर और ऐड ऑन कर सकते हैं कि नदी जल का घनत्व, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट है, कि नदी जल का घनत्व जो होता है वो क्या होता है? समुद्री जल से कम होता है। समुद्री जल से कम होता है। यही कारण है कि क्या समुद्र में तैरना आसान होता है। और ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा भी गया है, समुद्र में तैरना आसान है। आ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। केंद्रीय बजट 2024-25 में
विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर की दर 40% से घटाकर कितनी प्रतिशत की गई है? घटाकर जो कर दी गई है वो 35%। तो ऑप्शन नंबर सी। और ऐसे प्रश्न आपको एक एग्जाम में 1 से 2 दिख ही जाएंगे। वहीं बात करें कि यहाँ पर बस एक पॉइंट ये ऐड कर लीजिएगा कि केंद्रीय बजट 2024 से 25 में वर्ष 2025 से 26 में राजकोषीय घाटा, हो सकता है ये डाटा पूछ कर ना आपसे ये डाटा पूछ दे, तो राजकोषीय घाटा जो है कितना % पहुंचाने तक का लक्ष्य है? तो 4.5%। तो 4.5% तक पहुंचाने का क्या है? लक्ष्य है। और नोट डाउन आप लोग ज़रूर किया करें, आपके रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेगा। आ जाएंगे 14 नंबर प्रश्न पे। क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये कौन सा बना है? ये है अल सल्वाडोर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो इसको आप क्या करना है? ध्यान में रख लेना है, चूँकि ये करंट अफेयर में प्रश्न मिल सकता है आपको। वहीं बात कर लेंगे, इसमें बस आंसर क्वेश्चन ध्यान रखिए। 15 नंबर की मोनपा, डफला, अबोर, मिसमी, नीसी और नागा, ये क्या है? आपसे यही पूछा गया। तो ये सारी जो नाम है ये क्या है? जनजातियां हैं। और अब ये कहाँ की जनजातियां हैं? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या होगा। उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। और ये जातियों का नाम भी जनजातियों के भी नाम ध्यान रख सकते हैं। वही बात करें कि अगर आपसे पूछ दे कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति ये कौन सी है? तो याद रखिएगा भील जनजाति, चूँकि पूछा जाता है। वहीं बात करें कि अगर आपसे पूछ दे, जो पूछा भी गया है कई बार, कि मेघालय क्षेत्र का पाया जाने वाला जनजाति का नाम काफ़ी पूछा जाता है। तो गारो, खासी और कौन सा हो जाएगा? जयंतिया। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर बना के देखें, आपको खुद पता चलेगा कि प्रश्न ऐसा पूछा जाता है या फिर नहीं। आ जाएंगे 16 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है? तो यह है जो अंकित किसका? यज्ञश्री सतकर्णी का। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। वहीं सिक्के की अगर बात आई है तो एक प्रश्न यहाँ पर ये बन सकता है कि भारत के प्राचीनतम सिक्कों को, किस सिक्कों को? तो भारत के प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था आहत सिक्का। कौन सा सिक्का? आहत सिक्का, या फिर उसे पंचमार्क कहा जाता था। तो ये एक पॉइंट इसमें ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक सीसा का सिक्का किसने चलवाया था? तो सातवाहन शासकों ने। तो सातवाहन शासकों ने क्या चलवाया था? सर्वाधिक सीसा का सिक्का, सर्वाधिक सीसा का सिक्का। अब आ जाएंगे 17 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो यहाँ बात आ रही है वर्तमान की, जो कि कितनी है? तो 11। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वही मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस से। और क्या बात है, और पूछ दिया जाता है कि किस समिति की अनुशंसा पर? तो यहाँ पर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट जो नोट कर सकते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर कौन सा 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 के द्वारा
क्या हुआ था, 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, रिपीट होते रहता है। संविधान में जोड़ा गया था, जोड़ा गया था। उसके बाद 2002 में, कब, तो 2002 जो कि कैमा था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसमें क्या हुआ कि पुनः एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि वर्तमान में अब कितना है, तो 11। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 18 नंबर। फिर से आ गया है प्रश्न मिलान करने वाला। तो देख लेते हैं, सूची 1 में है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, मेनली यही देखना है। तो ये किसका हो जाएगा, अल्मुनियम का, तो ए का हो जाएगा 2। बी की बात करें हेमेटाइट, जो कि किसका अयस्क है, तो लोहा का, तो बी का हो जाएगा 3। सी की अगर बात करें तो मैलेकाइट, जो कि तांबा का, तो सी का हो जाएगा 4। अब बात करेंगे डी का पिंच ब्लेंड, जो कि यूरेनियम, तो डी का हो जाएगा 1। तो यहाँ आपको क्या करना था, बस मिलान करना था। बढ़ जाएंगे आगे की ओर। उससे पहले आपका 2 मिनट 1 मिनट बस टाइम लेंगे। और आपको तो पहली बात, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। चैनल है सॉल्यूशन बाय पीजे, तो सॉल्यूशन बाय पीजे को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए रेगुलर सेशन कराया जा रहा है, वो भी फुल डिटेल के साथ, जैसा कि अभी आप देख ही रहे हैं। तो आप लोग रेगुलर सेशन अटेंड किया करें। और आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। और आपको अगर टॉपिक वाइज पढ़ना है तो टॉपिक वाइज भी पढ़ाया हुआ है। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे जाके, वहाँ आपको टॉपिक वाइज सेशन विषय वाइज मिल जाएगा। आपको अगर सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करना है तो सब्जेक्ट वाइज भी करवाया हुआ है प्लेलिस्ट, आप वहाँ भी जाके चेक कर सकते हैं। और सारे वीडियो ये जो हैं आपको जीके जीएस का, ये आपको काफ़ी टीआरई 4 में हेल्प करेंगे। आपको यहाँ से प्रश्न मिलेंगे, खास करके जो आपको ये क्या कहता है, प्रश्न से जो आपको बिंदु बताया जाता है, नोट डाउन कराया जाता है, वो आपको एग्जाम में दिखेंगे यहाँ से प्रश्न। तो आशा करते हैं आप लोग सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। आ जाएंगे 19वें नंबर प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना किस अवधि में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी, तो ये लागू किया जाएगा 2022-23 से 2026-27 तक। तो ऐसे प्रश्न में आपको बस ये वर्ष ध्यान रखना है और ये योजना का आप नाम ध्यान रख सकते हैं। वहीं बात करें तो ये क्या है, मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना, जो कि 2022-23 से शुरुआत हुआ था। आ जाएंगे आज के 20वें नंबर प्रश्न की ओर। देखेंगे 20वां नंबर प्रश्न क्या है। भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित जो किया गया था भारत और यूएई के बीच। यहाँ देखिए यूएसए है, यहाँ यूएई है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यह जब पहली बार है जब राजस्थान के शुष्क इलाकों में आयोजित किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ, और ये भी पहली बार क्या हुआ है, पहली बार आयोजित किया गया है। चूँकि ये करंट का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, इसलिए इसको क्या करना है, ध्यान रख लेना है। बात करेंगे अगर इस अभ्यास में, तो एक संयुक्त निगरानी केंद्र, तलाशी अभियान और क्या करना है, और हेलीबोर्न ऑपरेशन,
नाम ध्यान रखिएगा चूँकि करेंट का दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हेलीबॉर्न ऑपरेशन स्थापित करना शामिल है। तो पूछ सकता है कथन के रूप में, इसलिए ध्यान रख लेना है। तो आज का सेशन कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।